नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखें, आज अपन लोग बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन की टॉपिक पर, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपना टॉपिक होगा संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो देखें, संविधान सभा का निर्माण को समझने से पहले अपन लोग ये देखते हैं कि संविधान का क्या अर्थ है। तो देखें, संविधान क्या है। किसी भी देश की जनता के द्वारा, किसी भी देश की जनता के द्वारा, किसी भी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निर्मित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निर्मित लिखित या अलिखित कानूनों का संग्रह क्या है? संविधान है। तो किसी भी देश की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से निर्मित लिखित या अलिखित कानूनों का संग्रह क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। यहां पर अपन लोग भारत के संविधान की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर सभी देशों के संविधान के बारे में ये परिभाषा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, लिखित व अलिखित का अर्थ क्या है। पहले तो देखते हैं कि प्रत्यक्ष संविधान क्या होता है। तो देखें, जिन देशों की जनसंख्या क्या होती है, कम होती है, वहाँ पर कौन सा संविधान होता है? प्रत्यक्ष संविधान होता है। जब जनसंख्या कम होगी तो सभी लोग संविधान बनाने में अपना क्या देते हैं? योगदान देते हैं। इसलिए प्रत्येक संविधान उन देशों में होगा जिन देशों की जनसंख्या क्या होगी? कम होगी। जैसे प्रत्येक संविधान का अर्थ है, कौन सा देश उदाहरण है? स्विट्जरलैंड, यानी स्विट्जरलैंड में प्रत्येक संविधान होता है। इसी प्रकार अप्रत्येक संविधान उन देशों में होता है जिन देशों की जनसंख्या क्या होती है? अधिक होती है। जब जनसंख्या अधिक होगी तो सभी लोग संविधान बनाने में अपना योगदान डायरेक्ट रूप से नहीं दे सकते। इसलिए अप्रत्यक्ष संविधान उन देशों में होता है जिन देशों की जनसंख्या क्या होती है? अधिक होती है। इसी प्रकार यहाँ पर है लिखित व अलिखित। तो देखें, यहाँ पर लिखित का अर्थ ये नहीं है कि वो लिखा हुआ है इसलिए वो लिखित है, और अलिखित का अर्थ ये नहीं है कि वो लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पर दूसरे अर्थ हैं। लिखित संविधान उन देशों में होता है, तो लिखित संविधान वहां पर होगा जहां का संविधान को बनाने के लिए किसका निर्माण किया गया हो? संविधान सभा का निर्माण किया गया हो। तो लिखित संविधान उन देशों में होता है जिसको बनाने के लिए किसका गठन किया गया हो? संविधान सभा का निर्माण किया गया हो। तथा अलिखित संविधान वहां होगा जिस देश के संविधान को बनाने के लिए किसका निर्माण नहीं किया गया हो? संविधान सभा का निर्माण नहीं किया गया हो। जैसे कुछ उदाहरण हैं। ये पूछा जाए कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। यानी अमेरिका के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है जी? भारत का है। देखें, भारत के संविधान में, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, भाग 22, अनुसूची पहले 8 थी, जबकि वर्तमान में कितनी है? 12 हैं। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि एशिया में प्रथम लिखित संविधान, एशिया में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो जापान का है। जो कब लिखा गया? 1860 ईस्वी में। इसी प्रकार विश्व में अलिखित संविधान, अलिखित संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का है। विश्व में अलिखित संविधान किस देश का है जी?
ब्रिटेन का है। यानी ब्रिटेन के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण नहीं किया गया। ब्रिटेन के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण नहीं किया गया, बल्कि ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर आधारित है। इसलिए ब्रिटेन का संविधान क्या है जी? अलिखित है, क्योंकि इसके संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण नहीं किया गया। तो ये पूछा जाए, विश्व में प्रथम लिखित संविधान अमेरिका, विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत, एशिया में प्रथम लिखित जापान व विश्व में अलिखित संविधान किसका है? ब्रिटेन का है। अब देखते हैं कि भारत में संविधान सभा की मांग किसने की व कब की। तो देखें, भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में की। स्वराज विधेयक में की। तो ये पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग कब की गई? 1895 ईस्वी में। किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। और कौन से विधेयक में की? स्वराज विधेयक में। इसी प्रकार 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ऐसी संविधान सभा होगी जो कि भारतीयों की इच्छा अनुसार संविधान का निर्माण करेगी। संविधान का क्या करेगी? निर्माण करेगी। यानी भारतीयों की इच्छा के अनुसार संविधान का निर्माण करेगी। ये बात किसने की? महात्मा गांधी ने। और कब की जी? 1922 ईस्वी में। उसके बाद में 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट, और ये जो नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू कमेटी थी, ये कितने सदस्य थी जी? 9 सदस्य थी। और नेहरू कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। तो ये पूछा जाए कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 1928 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और ये जो नेहरू कमेटी थी, ये कितने सदस्य थी? ये 9 सदस्य थी। और देखें, नेहरू रिपोर्ट को ही भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। तो ये पूछा जाए कि भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट किस रिपोर्ट को कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट नेहरू रिपोर्ट को ही कहा जाता है। इसी प्रकार नेहरू रिपोर्ट को ही भारतीय संविधान का प्रथम लिखित प्रयास कौन सी रिपोर्ट को माना जाता है? नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का प्रथम लिखित प्रयास माना जाता है। इसी प्रकार 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ। तो ये पूछा जाए कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ जी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। तो ये पूछा जाए कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज की क्या की गई? मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन में। तो ये पूछा जाए कि पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में की गई? लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन को संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, लाहौर अधिवेशन को संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया जाएगा।
और भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ही मनाया गया। इसी प्रकार 1934 ईस्वी में एम एन रॉय ने प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की। तो ये पूछा जाए कि एम एन रॉय ने प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग कब की? 1934 ईस्वी में। देखें, अब तक भारतीय लोग ही संविधान सभा की मांग को क्या कर रहे थे, यानी भारतीय संविधान सभा की क्या कर रहे थे? मांग कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों की संविधान सभा की मांग को अब तक स्वीकार नहीं किया। पहली बार अंग्रेजों ने 8 अगस्त 1940 यानी अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिथगो थे। यानी भारतीयों की संविधान सभा की मांग को सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कब स्वीकार किया जी? अगस्त प्रस्ताव में। और ये कब हुआ? 8 अगस्त 1940। और उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिथगो थे। अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव में भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। लेकिन ज्यों ही अंग्रेजों ने भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया, भारतीयों ने इसे क्या कर दिया जी? नकार दिया, यानी ठुकरा दिया जी। अब प्रश्न है कि भारतीयों ने, जब अंग्रेजों ने भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया, तो फिर भारतीयों ने इसे क्यों ठुकरा दिया? तो इसके पीछे कारण था। देखें, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 ईस्वी के मध्य हुआ जी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य। जब ये द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेजों ने कहा था कि जो राष्ट्रीय जीवन से जुड़े हुए होंगे, राष्ट्रीय जीवन का अर्थ है कि जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दिया है, उन्हीं लोगों को हम संविधान सभा में क्या करेंगे? शामिल करेंगे। इसलिए भारतीयों ने संविधान सभा की मांग जो अंग्रेजों ने की थी, भारतीयों ने उसे क्या कर दिया? ठुकरा दिया। उसके बाद में ब्रिटेन के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा जी। ब्रिटेन के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा। मार्च 1942 में अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन ने मार्च 1942 में स्ट्रैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है, जिसकी आलोचना करते हुए महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन की आलोचना करते हुए महात्मा गांधी ने इसे पोस्टेड चेक CHECK पोस्टेड चेक यानी उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी। तो ये पूछा जाए, महात्मा गांधी ने पोस्टेड चेक या उत्तर तिथि चेक किसे कहा है? क्रिप्स मिशन को कहा है। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया? मार्च 1942 में। उसके बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे जी? एटली थे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने अपने कैबिनेट स्तर के 3 मंत्री, कैबिनेट स्तर के 3 मंत्री भारत भेजे। कौन कौन से थे जी? अलेक्जेंडर,
स्ट्रेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। इन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट स्तर के अपने 3 मंत्री भारत भेजे, जो कौन कौन से थे? अलेक्जेंडर, स्ट्रेफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस इनका क्या था जी? अध्यक्ष था। और ये जो कैबिनेट मिशन आया, इसने अपनी रिपोर्ट 16 मई 1946 ईस्वी को प्रस्तुत की। और ये जो कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत मार्च 1946 में आया। यानी कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मार्च 1946 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी जी? 16 मई 1946। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या था? इस रिपोर्ट में था कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण होगा। भारत में एक संविधान सभा का क्या होगा जी? निर्माण होगा। तो ये पूछा जाए कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण होगा, ये कौन सी रिपोर्ट में कहा गया? जो 16 मई 1946 को जो 16 मई 1946 को जो रिपोर्ट दी गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा, इसमें कहा गया कि भारत में एक संविधान सभा का क्या होगा? निर्माण होगा। यानी कहने का अर्थ है कि भारत में संविधान सभा का निर्माण कौन सी योजना के आधार पर किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। इसकी सदस्य संख्या, संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी होगी जी? 389 होगी। संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी होगी? 389। और 389 भी कैसे होगी? देखें, 292 प्रांतों से 93 देशी रियासत और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र, यानी CCR 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र। टोटल कितने हो गए जी? 389। यानी 292 प्रांतों से 93 देशी रियासत, 4 CCR। अब ये जो 292 और 4 कितने हो गए जी? 296। यानी 296 सदस्यों को तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा। अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा जी? निर्वाचन होगा। 296 सदस्यों का तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा? निर्वाचन होगा। जबकि जो 93 जो देशी रियासतें हैं, इनका चुनाव नहीं होगा। इनको वहां के राजा क्या करेंगे? मनोनीत करेंगे। तो इनको वहां के राजा क्या करेंगे जी? मनोनीत करेंगे। तो इसलिए कहने का अर्थ है कि जो संविधान सभा में जो सदस्य आएंगे वो निर्वाचित भी और मनोनीत भी। लेकिन ध्यान रखें, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व मनोनीत दोनों ही प्रकार के सदस्य किसमें? संविधान सभा में होंगे। और ये जो सदस्य संख्या जो 389 है, ये 10 लाख पर 1 होगी। सदस्य संख्या 10 लाख पर कितनी होगी जी? 1 होगी। 10 लाख पर 1 होगी। तो ये पूछा जाए कि संविधान सभा की सदस्य संख्या 10 लाख पर कितनी होगी? 1 होगी। उसके बाद में क्या होता है जी? देखें, ये जो 4 CCR क्षेत्र हैं, 4 जो CCR क्षेत्र हैं, CCR चीफ कमिश्नर क्षेत्र, चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये मैं आपको बता दूं। A+B+C+D, यानी A अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान जो कि अब इंडिया में नहीं है, कुर्ग कर्नाटक, और D दिल्ली। ये 4 CCR क्षेत्र थे। जो आजकल जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, इसी प्रकार के ये CCR क्षेत्र होते थे। तो 4 CCR क्षेत्र कौन कौन से थे? अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग कर्नाटक, D दिल्ली, यानी ABCD। अब इसके आधार पर क्या हुए जी? चुनाव हुए। यानी 2 जुलाई
1946 को क्या हुई, चुनाव हुई। अब चुनाव कितनी सीटों पे होंगे जी? चुनाव तो 296 सीटों पे ही होंगे। क्यों? 93 को तो वहां के राजा क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। तो जो 296 सीटों पर चुनाव हुए, इनमें 208 सीटें तो किसको मिल गई जी? कांग्रेस पार्टी को मिल गई साहब। 208 सीटें तो किसको? कांग्रेस को। 73 सीटें किसको मिल गई? मुस्लिम लीग पार्टी थी उसको मिल गई। 73 सीटें मुस्लिम लीग को, जबकि 15 को अन्य। टोटल कितने? 296। यानी 2 जुलाई 1946 को जो चुनाव हुआ था 296 सीटों पे, उसमें कांग्रेस को 208 सीटें, मुस्लिम लीग को 73 और 15 अन्य को। उसके बाद में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। तो ये पूछा जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई जी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की क्या हुई? प्रथम बैठक हुई। जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, उसमें स्थायी अध्यक्ष तो बनाया नहीं गया, बल्कि अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया जी। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये पूछा जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसमें अस्थायी यानी टेम्परेरी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। अब प्रश्न है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यह अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया गया? तो इसके पीछे कारण है, क्योंकि ये सबसे वृद्ध व्यक्ति था, इसलिए इसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया जी। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। इसलिए ब्रिटेन के पहले के प्रधानमंत्री बने हुए थे, पहले प्रधानमंत्री थे चर्चिल। उन्होंने एक बात कही थी, जब संविधान सभा की प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, तो चर्चिल ने एक कथन कहा था कि यह तो इस प्रकार का एक विवाह है जिसकी दुल्हन ही क्या है, गायब है। मुस्लिम लीग ने जब प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया, तो चर्चिल ने कहा था कि यह तो इस प्रकार का विवाह है जिसकी दुल्हन ही क्या है, गायब है। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष चुने गए जी। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए और स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और कब? 11 दिसंबर 1946 को। और इसमें 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए। नंबर 1 एच.सी. मुखर्जी और नंबर 2 टी.टी. कृष्णामाचारी। 2 उपाध्यक्ष बनाए गए। इसी प्रकार 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। तो ये पूछा जाए कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किए। और कब किए जी? 13 दिसंबर 1946 को। और उद्देश्य प्रस्ताव में से क्या ली गई है? प्रस्तावना ली गई है। यानी उद्देश्य प्रस्ताव में से क्या ली गई है? प्रस्तावना ली गई है। अब उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब प्रस्तुत कर दिया जी? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन संविधान सभा ने इन्हें कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने
उद्देश्य प्रस्तावों को कब स्वीकार किया जी? 22 जनवरी 1947 को। अब प्रश्न है कि जब संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत कर दिए गए, तो फिर इन्हें स्वीकार 22 जनवरी 1947 को क्यों किया गया? तो इसके पीछे कारण है जी, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। इसलिए संविधान निर्माताओं ने सोचा कि शायद मुस्लिम लीग के सदस्य भी इसमें सम्मिलित हो जाएं, इसलिए इन्हें प्रस्तुत तो 13 दिसंबर 1946 को कर दिया, लेकिन इन्हें स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया गया। उसके बाद में क्या होता है जी, फरवरी 1947 में, फरवरी 1947 ईस्वी में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की, एटली ने घोषणा की कि भारत को जून 1948 तक स्वतंत्र कर दिया जाएगा। यानी फरवरी 1947 में इटली ने घोषणा की कि भारत को जून 1948 तक क्या कर दिया जाएगा? स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इसके बाद में 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना, और माउंटबेटन योजना कब जी? 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही भारत व पाकिस्तान 2 अलग देश बने। तो ये पूछा जाए कि वह भारत व पाकिस्तान 2 अलग देश कौन सी योजना के आधार पर बने? माउंटबेटन योजना। और ये कब हुई जी? 3 जून 1947 को। इसी प्रकार इसकी कुछ समितियां हैं जी, संविधान सभा की कुछ समितियां हैं। जैसे नंबर 1 है प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, ये शब्द आ सकता है पेपर में। क्यों? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का तो नाम सुना हुआ होता है अपना, लेकिन ये पूछ लिया जाता है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे जी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ जी? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसका गठन कब हुआ जी? 29 अगस्त 1947। और ये कितने सदस्य थी? 6+1 यानी 7 सदस्य थी, जिसमें एक क्या थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। उसके बाद में एक तो हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नंबर 2 मोहम्मद सादुल्ला जो कि एकमात्र मुस्लिम सदस्य थे। नंबर 3 माधव राय जो कि BL मित्तर की जगह। नंबर 4 कन्हैयालाल मुंशी, KM मुंशी। एकमात्र कांग्रेस सदस्य। तो ये पूछ लिया जाता है कई बार पेपर में कि ड्राफ्टिंग कमेटी में एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन से थे? तो KM मुंशी थे। इसी प्रकार कृष्णामाचारी जो कि DP खेतान की मृत्यु के बाद में बने थे। 6 नंबर है जी गोपाल स्वामी आयंगर। और 7वां सदस्य था अल्लाह कृष्णा अप्पय्यर। तो इस प्रकार प्रारूप समिति में कुल सदस्य संख्या कितनी थी जी?
7 थी, जिसमें 1 अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र मुस्लिम सदस्य। माधव राय BL मित्र की जगह KM मुंशी। कन्हैयालाल मुंशी एकमात्र कांग्रेस सदस्य। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कृष्णामाचारी DP खेतान की जगह गोपाल स्वामी आयंगर और अल्लाह कृष्णा अपियर। इसी प्रकार एक समिति है, एक तो हो गई प्रारूप समिति, दूसरी है संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रकार एक कमेटी है संघीय शक्ति समिति। संघीय शक्ति समिति, जिसके भी अध्यक्ष कौन हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इसी प्रकार एक कमेटी है प्रांतीय समिति, प्रांतीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी प्रकार एक समिति है मौलिक अधिकार उपसमिति। मौलिक अधिकार उपसमिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। JB कृपलानी। इसी प्रकार एक समिति है अल्पसंख्यक उपसमिति। इसके अध्यक्ष कौन थे जी? HC मुखर्जी थे। इसी प्रकार एक समिति है संचालन समिति। संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार एक समिति है वार्ता समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार एक समिति है नियम व कानून समिति। नियम या कानून समिति, जिसके भी अध्यक्ष कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इसी प्रकार एक समिति है कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष कौन हैं? KM मुंशी हैं। ध्यान रखें, संचालन समिति के तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, लेकिन कार्य संचालन समिति के कौन हैं? KM मुंशी हैं। इस प्रकार ये कुछ समितियां थी। इसी प्रकार भारत का संविधान बनकर के 26 नवंबर, भारत का संविधान बनकर के 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार हुआ। यानी ये पूछा जाए कि भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित कब किया गया? तो कब किया गया जी? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर को संविधान दिवस आता है। तो ये पूछा जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान बनकर के क्या हुआ? तैयार हुआ। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। तो ये पूछा जाए कि भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1985 ईस्वी को हुई। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की
अंतिम बैठक कब हुई जी? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान व राष्ट्रपति, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान व राष्ट्रपति, इन पदों को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इस अंतिम बैठक में 284 सदस्यों ने संविधान पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत का संविधान लागू कब हुआ, तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। यानी भारत का संविधान कब लागू हुआ जी? 26 जनवरी 1950 को। अब अगला है कि संविधान सभा थी, इसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी जी? 15 थी, जिसमें एकमात्र मुस्लिम सदस्य एयाज रसूल थी। एयाज रसूल। तो ये पूछा जाए कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी, जिसमें एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? एयाज रसूल थी। तो देखें, ये जो अपना संविधान सभा का टॉपिक था उसके ऊपर अपन ने क्या किया? डिस्कस किया। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो ये टॉपिक मैंने अभी आपको पढ़ाया है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे ये पूछ लिया जाए आपसे प्रश्न 1 कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? विश्व में प्रथम लिखित संविधान, विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? तो किसका है जी? अमेरिका का है। जबकि ये पूछा जाए कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है जी? भारत का है, जिसमें मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग व पहले 8 अनुसूची थी, जबकि वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां। इसी प्रकार विश्व में अलिखित संविधान किस देश का है? ब्रिटेन का है। क्वेश्चन 2 ये पूछा जाए कि भारत में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की? भारत में संविधान सभा की मांग, भारत में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की? सर्वप्रथम किसने की? तो किसने की जी? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कब की जी? बाल गंगाधर तिलक ने कब की? 1895 ईस्वी में। क्वेश्चन 3 ये पूछा जाए कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई जी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई जी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन 4 ये पूछा जाए कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कब बने जी? इसके स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसी प्रकार प्रश्न 5 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए? तो किसने किए जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब किए? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946। प्रश्न 6, इसी प्रकार ये पूछा जाए कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्तावों को कब स्वीकार किया? उद्देश्य प्रस्तावों को कब स्वीकार किया? तो कब किया जी? 22 जनवरी 1947 को। इसी प्रकार प्रश्न ये पूछा जाए कि भारत का संविधान बनकर के भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित कब किया गया? तो कब किया गया जी? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसी प्रकार प्रश्न ये पूछा जाए कि संविधान बनने में कितना समय लगा? संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ जी? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ जी? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे जी? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 11, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि भारत का संविधान लागू कब हुआ? भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो कब हुआ जी? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अब प्रश्न है कि जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया, तो फिर इसे लागू 26 जनवरी 1950 को ही क्यों किया गया? तो इसके पीछे कारण है, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसको संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाएगा।
इसलिए 26 जनवरी को याद रखने के लिए ही भारत का संविधान तो बनकर के 26 नवंबर को हो गया था, लेकिन इस दिन को याद रखने के लिए ही संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी जी? 15 थी, जिसमें एकमात्र मुस्लिम महिला एआज रसूल थी। इसी प्रकार ये पूछा जाए कि संविधान सभा की सदस्य संख्या जो 389 थी वो कितने लाख पर एक होगी? संविधान सभा की सदस्य संख्या, संविधान सभा की सदस्य संख्या कितने लाख पर एक होगी? कितने लाख पर एक होगी? तो कितनी होगी जी? कितने लाख पर? 10 लाख पर एक होगी। तो देखें, अपन ने ये जो संविधान सभा का निर्माण का जो टॉपिक था उस पर डिस्कस किए, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके ऊपर भी अपन ने डिस्कस किया। अब देखें, ये एसके बुक्स श्री कृष्णा पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सामान्य ज्ञान वृहत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी पुस्तक है। देखें, आजकल जो कंपटीशन का लेवल है वो थोड़ा हाई हो गया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस किताब को बनाया गया है। तो अपने भविष्य को संवारने के लिए इस किताब का अध्ययन करें। सामान्य ज्ञान वृहत किताब जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसी प्रकार एक पुस्तक है सामान्य ज्ञान, जो कि एसएससी जीडी एंड एमटीएस 2011 से अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्या है? संकलन है। और देखें, सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या सहित ये टॉपिक है दिया गया है। इसी प्रकार है एक पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य ज्ञान, जो कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश व बिहार इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। इसलिए इन तीनों किताबों का आप अध्ययन करें। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।